हेलो। चलो बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन चल रहा था और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड linear combination and sp mixing एंड ऑल्सो वी हैव सीन द एप्लीकेशन पोर्शन जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, इन सब की बातें कर ली थी। आज हम लोग केवल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, राइट। सो लेट्स से पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, कुछ स्पीसी ले लेता हूँ और उसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा उसे फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, देन कुछ शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीख लेंगे, राइट। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज H2 और H2 मॉलिक्यूल के बारे में अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड ये सारी चीज़ें अगर मुझे प्रेडिक्ट करनी है, होमो, लोमो, सोमो, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इफ यू आर राइटिंग द कॉन्फिगरेशन इट इज हैविंग sigma 1s2, sigma star 1s2, definitely it will be 0, rest all the molecular orbitals are vacant. So हाइड्रोजन के केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि what is the bond order, definitely if we know कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2, एंटी बॉन्डिंग इज 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। यहाँ से भी आंसर 1 आएगा। इधर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स स्टेबल, राइट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। रीजन इज कि दोनों एटम के बीच में एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज He2। He2 के बारे में अगर हम लोग देखें तो हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड अगर हम लोग कॉन्फिगरेशन लिखे तो इट इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, नेक्स्ट सिग्मा 2s0, राइट। बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछा जाए तो यूज द फॉर्मूला, इट इज 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब ये है कि हीलियम और हीलियम एटम के बीच में देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है तो दिस मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब क्या है, मतलब दोनों एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, मतलब He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट बाकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने का बात ही नहीं है, इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात ही नहीं करेंगे बिकॉज मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें होमो पूछा जाए तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा स्टार 1s2। लूमो पूछा जाए लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड इज सिग्मा 2s। सोमो पूछा जाए तो सोमो एप्लीकेबल नहीं है, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट देयर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हीलियम मॉलिक्यूल के बाद लेट्स स्टार्ट विद द लिथियम मॉलिक्यूल Li2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। इफ यू राइट द कॉन्फिगरेशन इट इज सिग्मा 1s2, sigma star 1s2 and then sigma 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं तो Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 4, एंटी बॉन्डिंग इज 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, राइट। और वैसे भी अगर आप देखो तो ये फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन लिथियम and next 2 electron will break that sigma bond, मतलब sigma 1s2 एक बॉन्ड बना रहा होगा तो sigma star 1s2 वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होगा। तो यहाँ तक तो बॉन्ड नहीं बने बट sigma 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन will form a single covalent bond between lithium and lithium। एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखोगे, Li2 मॉलिक्यूल exist only in वेपर फेज, राइट। ये आपको वेपर फेज में ही मिलेगा, सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं मिलता ना। अगर आप नेचर पूछो तो Li2 मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर
Magnetic moment is going to be 0 because number of unpaired electron is 0. होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मुझसे होमो पूछा जाता तो होमो इन दिस केस इज सिग्मा 2s, एंड लूमो अगर पूछा जाता लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा स्टार 2s, राइट? इट इज सिग्मा स्टार 2s. सोमो नॉट एप्लीकेबल, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही नहीं है. रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर डन. नेक्स्ट आफ्टर लिथियम it is beryllium Be2. Total number of electron is 8. If you write the configuration, it is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2 and sigma star 2s2. You can observe ये bond बनाएगा, break करेगा, बनाएगा, break करेगा. Overall there is no bond. तो bond order क्या मिल जाएगा हमको? Bond order is 0. So B2 molecule not exist. And next is homo is sigma star 2s2, and lumo we are going to write pi to p y and pi to p z. Why it is so? ध्यान रखना बेरिलियम के केस में sp मिक्सिंग नहीं होता. sp मिक्सिंग अगर नहीं हो रहा है, सॉरी sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है, then sigma, it is sigma to px, na? Sigma to px, sorry, lumo will be sigma to px, it's my fault. Then इसके बाद आएगा pi to py and pi to pz. So lumo is sigma to px and somo is not applicable. Rest magnetic property की बात नहीं करेंगे because molecule ही exist नहीं कर रहा. Next after beryllium it is boron, right? B2 से बोरॉन से sp मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड बोरॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं. तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. देन sp मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस, सो पाई पहले आएगा, पाई टू पी y, पाई टू पी z एंड देन सिग्मा टू पी x. अगर आप देखो सिग्मा स्टार 2s से तक 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. 9th इलेक्ट्रॉन विल बी इन पाई टू पी वाई एंड 10th इलेक्ट्रॉन इन पाई टू पी जेड. नेक्स्ट अगर मुझसे पूछा जाए क्या B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, यस इट इज पैरामैग्नेटिक. वाई पैरामैग्नेटिक? क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछने जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8. यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन. n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मूवमेंट मिल चुका है. नेक्स्ट अगर मुझसे होमो पूछा जाए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आई विल राइट इट इज पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड. अगर मुझसे लूमो पूछा जाए, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज सिग्मा 2px. अगर मुझसे सोमो पूछा जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज गोइंग टू बी अगेन पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी किसकी? B2 मॉलिक्यूल की. लेकिन इतना जानने के बाद भी एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग और देखेंगे. आप अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो ना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 plus 2 and then again 2, total will be 6. Anti-bonding electron is 2 plus 2, it is 4 divided by 2, that is 1, right? बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा, मतलब बोरॉन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा. पहले चीज तो ये ध्यान रखना, B2 also exist only in vapor phase, right? इंटरेस्टिंग चीज वहां नहीं है. इंटरेस्टिंग चीज यहाँ है कि आप बॉन्ड ऑर्डर 1 बोल रहे हो, तो बोरॉन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? उसका नेचर क्या है? देखो जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बोरॉन के बीच में एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया होगा, बट नेक्स्ट दोनों इलेक्ट्रॉन ने इसको ब्रेक करा होगा. फिर से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर से नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन उसको ब्रेक करेगा. Next, 1 electron in pi to py is actually making half pi bond between boron and boron.
नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन अगेन प्लेस्ड इन पाई टू पी जेड ऑर्बिटल, राइट, तो फिर से हाफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल देयर विल बी वन कोवेलेंट बॉन्ड between boron and boron, but what is the nature? It is pi bond. Very interesting, very interesting. क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, बीबीडी पढ़ रहे होते हैं, तो वहां बोला जाता है कि दो एटम के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो नेचर ऑफ दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। मतलब सिग्मा बॉन्ड रहेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोगों ने वीबीडी में सीखा था। बट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट इज फाउंड इन केस ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल, राइट। B2 मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, एक ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर सिग्मा नहीं होता है, दैट इज व्हाट इज पाई बॉन्ड, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट आफ्टर बोरॉन, नेक्स्ट इज कार्बन, राइट। कार्बन C2 molecule. C2 molecule total number of electron is 12 electron. Let's write the configuration. It is sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2. Up to this we have completed 8 electron, and now we know कि कार्बन के केस में भी sp mixing होता है तो पाई पहले आएगा, तो यहाँ पे पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड। टू पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन, टू पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों फील्ड हो जाएंगे, एंड यहाँ तक टोटल 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। 8 + 10 + 12। नेक्स्ट इसके बाद सिग्मा 2p x आ जाएगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करा जाए तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर आपको निकल के आएगा 2। कैसे? ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इसको ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इसको ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इफेक्टिवली आई कैन से कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, एंड दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बारे में B2 के बारे में तो नहीं, बट C2 मॉलिक्यूल के बारे में NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है that C2 molecule is the only molecule containing double bond and the nature of both covalent bond present between carbon and carbon is pi bond. It is very interesting, right? ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, NCERT में अलग से लाइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको होमो पूछा जाए, होमो इट इज पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड। नेक्स्ट लूमो इज सिग्मा 2p x, राइट। तो ये होमोलोमो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा जाए तो डेफिनेटली इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। सो ये सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगे C2 मॉलिक्यूल के बारे में। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। लेट्स डू द नाइट्रोजन ऑल्सो, देन उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लास में करा था। नाइट्रोजन के बारे में लिखे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आने हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1 is 2, सिग्मा स्टार 1 is 2, सिग्मा 2 is 2, सिग्मा स्टार 2 is 2। नेक्स्ट पाई टू पी वाई 2, पाई टू पी जेड 2, देन सिग्मा 2s, सिग्मा 2p x 2, राइट। Next it is pi star 2p y and pi star 2p z are vacant. वो vacant होंगे आपके। 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपसे अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो वैसे तो हमें प्रायर नॉलेज है ही कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेचर भी मालूम है, देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो आंसर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यही मिलने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर आपको 3 मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लो कैसे 3 मिलेगा। आप सिग्मा स्टार 2s2 तक तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड बनाएगा, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन
एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, आगे तो वैकेंट ही है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई इफेक्टिवली आपको दिख रहे होंगे अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो, राइट। तो सॉरी, इट इज द बॉन्ड ऑर्डर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। नेक्स्ट, द नेचर इज डेफिनेटली diamagnetic. It is just because all the electrons are paired. Magnetic moment is going to be 0. मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिल जाएंगे इसके। बाकी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में आप प्रॉपर्टी जानते हो। अब नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन ऑलरेडी करा हुआ है, आप फ्लोरीन लिख सकते हो, नियॉन लिख सकते हो। हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक ही है। और एक चीज़ बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सिलेबस में केवल होमो न्यूक्लियर स्पीसी ही है, स्पेशली ये सिलेबस में मेंशन्ड है। आप देख लेना, सिलेबस में इस अलग से लाइन लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में केवल होमो न्यूक्लियर स्पीसी ही है। बट कई बार अगर आप कोई बुक कर रहे हो, कोई कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो, तो वहाँ पे हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO+। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है एंड दैट इज नॉट वेरी इजी टू डिस्कस लाइक दिस, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हेट्रो मॉलिक्यूल में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, तो इफ़ यू नीड दैट हेट्रो मॉलिक्यूल मैं उसे अलग से डिस्कस कर लूंगा, बट अभी मैं अपने आप को केवल रिस्ट्रिक्ट करूंगा जो सिलेबस में है हमारे, ठीक है। तो मैं अभी अपने आप को केवल होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल तक रोक रहा हूं। तो आई होप नाइट्रोजन का आपको क्लियर है। अब देखो बच्चा, अब एग्जाम के प्रॉब्लम कैसे डील करोगे, कैसे शॉर्टेस्ट वे में विदिन 20 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड आप आंसर लिख सकते हो। पहली चीज कि हमें बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बहुत फास्ट तो अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी आपको आंसर मिलेगा एंड बहुत बहुत ईजी वे में चीज़ें हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। देखो एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ घूम फिर करके O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, इन्हीं के आसपास घूमते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको यहीं पे रेस्ट्रिक्ट करता है, तो हम लोग स्पेसिफिकली फोकस भी इन्हीं के बारे में करेंगे। अगर आप देखोगे तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सेप्ट जेई में एक क्वेश्चन आया, थोड़ी देर बाद में कराता हूँ, बाकी नीट में जितने क्वेश्चन आए और बाकी इसके अलावा जेई मेंस में जितने क्वेश्चन आए, सब इन्हीं के आसपास घूमते रहे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर उनको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चार्जेस घूमते रहे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, शॉर्टकट है और बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में। देखो कुछ एक चीज़ें जानना आप, पहले तो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2 एंड पाई स्टार 2p y1, पाई स्टार 2p z1। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले सिग्मा स्टार 2s2 तक लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं लिख रहा था, इट इज पाई 2p y2, पाई 2p z2 एंड देन सिग्मा 2p x2। इसके आगे पाई स्टार आएगा और इससे पहले वही सिग्मा स्टार 2s तक आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन देखा और तुरंत से आंसर कर दिया, मतलब 10 सेकेंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तभी हो सकता है जब ये वाली चीज़ें आपको मालूम है और ये भी याद रखा जा सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में मुझे मालूम है यार, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होता है, तो मैंने पाई पहले लिख लिया, सिग्मा बाद में लिख लिया। ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, इजी है याद रखना। ऑक्सीजन में पैरामैग्नेटिक होता है, ये ध्यान रखना है। sp मिक्सिंग नहीं होगा तो सिग्मा पहले आएगा। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सिग्मा स्टार 2s तक तो बॉन्ड ही नहीं बनता, ये ध्यान रखना हमेशा। सिग्मा स्टार 2s तक अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो
मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सिग्मा 1s2 ये बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट सिग्मा 2s2 ये बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये तो सभी में कॉमन होता है, और यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो बॉन्ड बनना है वो इसके बाद बनना है एक्चुअली, राइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है और दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना है तो वो इसके बाद ही बनेगा, क्योंकि यहां तक तो बॉन्ड बने ब्रेक हुए, बने ब्रेक हुए, ऐसा वाला सीन है। तो ऑक्सीजन के बारे में हमको मालूम है कि दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन एटम के बीच में, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होगा तो सिग्मा पहले आएगा देन पाई आएगा। अगर आप यहां तक लिखते हो तो एक सिग्मा 2 पाई बन गया। ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देना। वैसे भी आप एक चीज तो याद रखोगे ही कि पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इतनी बड़ी स्टोरी हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, क्यों? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक था, ठीक है, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी एंटी बॉन्डिंग में, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको, तो देखो चीजें कितनी आसान हो जाती है। अब देखो एक चीज और बता दूं आपको। जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के टाइम में आप क्या करते हो? NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब एक एक करके स्टेटमेंट समझेंगे। सपोज आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन याद रखे हो और O2 माइनस के बारे में आपको जानना है। O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से ऐड कर दिया, तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखोगे, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और प्लेस करोगे। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा इसके बारे में सोचना जरूरी है। सिंस ये दोनों ऑर्बिटल अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुए हैं, तो अगर O2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको एंटी बॉन्डिंग में प्लेस करना पड़ेगा। नाउ अगर आपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्लेस कर, फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे तो दोनों एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो तो हाफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एटम के बीच में बन जाएगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो तो हाफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्यों होता है ऐसा, ये भी आपको बता सकता हूं मैं। जैसे आप लेट्स से आपने किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करा और कुछ तो वैल्यू आ गया x, ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन कि हम एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो आ जाएगा Nb+1 हो जाएगा। आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दिया, माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। ये आप बॉन्ड ऑर्डर का नया वाला फॉर्मूला यूज करोगे आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 ये लिखोगे आप। Nb माइनस Na/2 का वैल्यू क्या है? x माइनस 1/2। मतलब आपने अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, सॉरी बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये +1/2 आएगा ना। अगर आपने बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो जो न्यू बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी x + 1/2। तो बोल मैं वही रहा था कि अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे तो दो एटम के बीच में हाफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर जाएगा, और अगर आप एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे तो हाफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। दैट्स द थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इतनी चीजें आप अपने दिमाग में रख लेते हो, ये सारी स्पीसी के बारे में हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अब देखो O2 माइनस की अगर मैं बात कर रहा था तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम है, लास्ट के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब आप O2 माइनस करोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे, किस में प्लेस करोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करोगे। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में हमको पहले से पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। तो O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, आप जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो, वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 - 1/2, दैट इज व्हाट 3/2, दैट इज व्हाट 1.5।
मैं बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बॉन्ड ऑर्डर बता सकता हूं। नेक्स्ट, अगर आपको O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो अब आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, सेकंड प्लेस करोगे वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो O2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 2 - 1, दैट इज 1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करने से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में रखोगे, हाफ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे, हाफ और ब्रेक कर जाएगा। तो ओवरऑल जब आप 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में रखोगे तो इफेक्टिवली 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ करता था, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 बचेगा, राइट। साथ में ये भी ध्यान रखना आपको, चलो और थोड़ा बता देते हैं O2 माइनस के बारे में, O2 2 माइनस के बारे में जान के रखना यार। ये एक्चुअली क्या होता है? ये पेरोक्साइड होता है। इट इज व्हाट? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे आप H2O2 जब भी लिखते हो, H2O2 में दोनों साइड से H+ रिमूव कर दो, आपको O2 माइनस मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड दिखा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस O2 माइनस। O2 माइनस तो आपको पता होना चाहिए, इट इज पेरोक्साइड। O2 2 माइनस इज पेरोक्साइड एंड O2 1 माइनस इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड। इट इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या मिल जाता है? 1.5। और अगर किसी ने आपसे पूछ भी लिया कि सुपर ऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिल रहा है उसमें नेचर क्या है, तो आप सोचो, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हुआ करता था न्यूट्रल ऑक्सीजन में। आप एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो एंटी बॉन्डिंग के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हाफ पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है, इस 1.5 के बॉन्ड ऑर्डर में देयर इज 1 सिग्मा एंड हाफ पाई। ये नेचर मिलेगा आपको सुपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, O2+ के बारे में अगर बताना होगा तो मैं क्या करूंगा? अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और रिमूव कहां से करोगे? हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करोगे, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में किया करते थे। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा करते थे, वैसे ही यहां से रिमूव करोगे। तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से होगा? एंटी बॉन्डिंग से रिमूव होगा। और एक चीज, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। कितना का अमाउंट से घटेगा? पर इलेक्ट्रॉन हाफ का चेंज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने एंटी बॉन्डिंग से हटाया तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ की वैल्यू से बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हटाया, बॉन्ड ऑर्डर हाफ की वैल्यू से कम हो जाएगा। ये चीजें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना, ठीक है। ये चीजें अगर आपको क्लियर है और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं JEE एंड नीट में सारे बन जाएंगे फटाफट। विदिन 10-15 सेकेंड्स ये क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता। नीड नॉट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल द टाइम, वो जरूरत नहीं होता। जैसे O2+ का मुझे बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, मुझे ऑक्सीजन का मालूम है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा, कहां से हटाऊंगा? एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। और ये 2.5 में देयर विल बी 1 सिग्मा एंड 1.5 पाई बॉन्ड, राइट। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। यहाँ 2pz क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले 2 पाई बॉन्ड होते, 2 पाई बॉन्ड में से हाफ पाई बॉन्ड आपने हटा देने हैं, तो 1.5 पाई बॉन्ड बच गया और 1 सिग्मा बच गया। दैट इज एक्चुअली O2+। इसमें 1 सिग्मा है एंड 1.5 पाई बॉन्ड है, राइट। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+। नेचर आप डायरेक्टली बता पाओगे क्योंकि आपको दिखेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, एंड बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आप स्टेबिलिटी डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 1.5 एंड यहाँ पे 1, राइट। सो लेट मी राइट द बॉन्ड ऑर्डर। Let me write the bond order. It is 2, it is 2.5, it is 1.5 and it is 1. These are the bond orders. अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर मालूम है तो आप स्टेबिलिटी कमेंट कर सकते हो, राइट। स्टेबिलिटी कमेंट कर सकते हो एंड स्टेबिलिटी कंपेयर भी कर सकते हो इन सभी का। नेक्स्ट, जो नाइट्रोजन के सेट लिखे हुए हैं N2, N2- एंड N2+, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होता है तो पाई वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले आएगा, तो इट इज व्हाट? पाई 2p/2
pi 2p z2 and sigma 2p x2. दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन एंड इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा. तो इट इज पाई स्टार 2p y0 एंड पाई स्टार 2p z0. ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आपको N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन का कितना है 3 है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है बिकॉज नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, दैट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई. वो हमको क्लियर है. N2 प्लस बोला जा रहा है मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो आप सोचो ना, इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो हाफ की वैल्यू से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ करता था 3, अब कितना मिल जाएगा 2.5. आप डायरेक्टली बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल जाएगा N2 प्लस में 2.5. सिमिलरली N2 माइनस में अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ की वैल्यू से घटेगा. तो N2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल जाएगा 2.5. ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना. फिर आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हैं. तो आपको बोला गया था कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल मिल जाए तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम आएगा, अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करने की बात करी जाए. नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग कंपेयर कर ही सकते हैं, बोली कमेंट कर ही सकते हैं. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो दैट विल बी व्हाट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देते हो तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, वो भी अनपेयर्ड रहेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा. तो N2 प्लस एंड N2 माइनस आर पैरामैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक. बॉन्ड ऑर्डर आप कंपेयर कर ही सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ तो कंपेयर कर ही सकते हैं हम लोग. तो दिस इज द एक्चुअली शॉर्टकट, राइट. शॉर्टकट में जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही पूछा जाने वाला है. कई बार B2 प्लस B2 माइनस भी पूछ लेते हैं. तो वो इतना प्रैक्टिस के बाद तो बोरॉन और कार्बन तो आसानी से हो जाएगा. एक क्वेश्चन आया हुआ था जो जेई में जो थोड़ा सा डिफरेंट था, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, बोरॉन से sp मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है, बट जेई में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ऐसा आया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ B2 molecule if sp mixing is not considered. If sp mixing is not considered for B2 molecule, then what will be the nature, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये कमेंट करना था. तो B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने थे. अगर sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं किया तो सिग्मा पहले आएगा. तो लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन. इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2p x2, देन पाई 2p y0 एंड पाई 2p z0. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. अगर आप sp मिक्सिंग कंसीडर करते तो पाई पहले आता. अगर आप sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं कर रहे हो तो सिग्मा पहले आएगा. एंड आप देखो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है. सो अगर आप sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं कर रहे हो तो B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा. अगर आप sp मिक्सिंग कंसीडर कर लेते तो यही दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते और वो पैरामैग्नेटिक हो जाता. तो ये थोड़ा सा sp मिक्सिंग के बेस पे भी क्वेश्चन आया है. अदरवाइज जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आसपास घूमता रहता है. B2 प्लस B2 माइनस भी आप देख लो, उसके अलावा C2 वो भी देख लो. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे. इसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कुछ एक्स्ट्रा है तो पूछ सकते हो हमसे, ठीक है. अदरवाइज आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ एंड देन उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग एंड करेंगे. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैलोजन के बारे में पूछा जाता है
बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने भी हैलोजन हैं, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कलर इज पेल येलो, chlorine color is greenish yellow, and bromine color is brown, and iodine color is violet. ये हैलोजन के कलर होते हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन दैट ऑल हैलोजन्स शोज कलर, एंड ऐसा आप देखो, अगर ट्रेंड देखो टॉप टू बॉटम अगर आप देखो तो जो भी कलर है वो क्या होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। तो इसका भी रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑल हैलोजन शोज कलर एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन हैलोजन ग्रुप द कलर बिकम डार्कर एंड डार्कर। इसका भी रीजन आपसे पूछ लिया जाता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके कलर को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फ्लोरीन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, राइट। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 फ्लोरीन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन। इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। sp मिक्सिंग नहीं होगा तो पाई पहले आएगा, पाई 2p y2, पाई 2p z2, देन सिग्मा 2p x2, पाई स्टार 2p y2, पाई स्टार 2p z2। लेट अस काउंट द इलेक्ट्रॉन। इट इज 2 + 2 + 2 8, 10 12 14 16 एंड 18। सो अगर आप देखो तो सिग्मा स्टार तक कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बना ब्रेक हुआ, बना ब्रेक हुआ। ये यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बने, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए। इफेक्टिवली यू आर लेफ्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि हमें पता है फ्लोरीन में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दैट्स नेचर इज सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी देखोगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन एंड फ्लोरीन में। नेक्स्ट इसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज सिग्मा स्टार 2px विच इज 0। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz इज व्हाट एक्चुअली होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस सिग्मा स्टार 2px0 इज एक्चुअली व्हाट लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक चीज आप दिमाग में रखना, कोई भी स्पीसी, कोई भी कंपाउंड कलर केवल तभी शो करेगा जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस आपको मैं बताऊं, एक कलर व्हील वैगन होता है। मैं पहले आपको कलर व्हील वैगन बना देता हूं। कुछ ऐसा होता है, खूब आराम से समझेंगे हम लोग। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज द विजिबल कलर विबग्योर। एंड विबग्योर में अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो लेमडा क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड कुछ एक चीज है, खूब आराम से समझना, विबग्योर में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट लेमडा इंक्रीज करता है। ऑल द लाइट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सभी लाइट का फिक्स्ड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फिक्स्ड पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। जैसे वायलेट का अपना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, इंडिगो का अपना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, ब्लू का अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, सभी का फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये इसका कैप ब्लू दिखाई दे रहा है। ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन जानना है हमको। जैसे कोई भी रेडिएशन है, लाइट है, तो लाइट में से कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रेडिएशन होगा जिसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एंड देन साइमल्टेनियसली कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन ये एमिट भी कर रहा है। तो जो इससे एमिट हो रहा है रेडिएशन, उसमें ब्लू कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग ब्लू, राइट। अगर इस कैप से ब्लू कलर का रेडिएशन एनर्जी
सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है, ब्लू कलर के फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है, तभी ये ब्लू दिख रहा है, अदरवाइज ये ब्लू नहीं दिखता। ये चीज आप ध्यान रखना। कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्टिकुलर कलर शो कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कलर शो करने के पीछे रीजन वही है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जिस कलर का वो दिखाई दे रहा है उसी कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट हो रहा होगा ना। मैंने दो चीजें बोली, ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एमिट भी कर रहा है। ये जो आप कलर व्हील वैगन बनाते हो, इसमें फंडा ये होता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेड कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ग्रीन। अगर रेड कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट करेगा। एब्जॉर्ब रेड सबसे ज्यादा हुआ बट रिलीज कौन सबसे ज्यादा हुआ, ग्रीन हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है, ये ब्लू दिखाई दे रहा है मीन्स ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर का रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो रेडिएशन है ब्लू कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग ब्लू, राइट। तो ये चीजें आप क्लियर रखना। ये जो अपोजिट कलर है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा हुआ तो ब्लू दिखाई देगा, अगर वॉयलेट इंडिगो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो येलो दिखाई देगा, अगर ग्रीन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो रेड दिखाई देगा, अगर रेड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन दिखाई देगा, एंड सो ऑन। नाउ ये हर एक कलर का में आप वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हो, तो जो रेडिएशन होता है ना बच्चे, वो रेडिएशन में फोटॉन होंगे। फोटॉन का जो एनर्जी हम लोग लिखते हैं, फोटॉन का एनर्जी क्या होता है, hc/λ। तो अगर यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो पर्टिकुलर फोटॉन होगा, फोटॉन का एनर्जी क्या हो रहा होगा, फोटॉन का एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा, बिकॉज लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब समझना, पहले तो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये हैलोजन कलर क्यों शो करते हैं, बिकॉज ये जो भी हम लोग लाइट ले आते हैं वो रेडिएशन जब भी हैलोजन के ऊपर आते हैं तो हैलोजन का जो होमो वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा इन लूमो। एक्साइट होने का मतलब इसने क्या करा, एक्साइट कब होगा, जब ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब व्हाइट लाइट लेकर के आओ, व्हाइट लाइट को आप जैसे सोचो, आप यहाँ पे फ्लोरीन है और इसमें आप व्हाइट लाइट ले आ रहे हो, तो व्हाइट लाइट में सारे रेडिएशन होंगे। अब वो रेडिएशन में से एक पर्टिकुलर कलर का रेडिएशन एब्सॉर्ब हो गया, एब्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में चला जाएगा। सिंस लूमो का एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो इलेक्ट्रॉन लूमो से वापस से होमो में आएगा तो इट इज गोइंग टू रिलीज अ पर्टिकुलर रेडिएशन। तो ये जो होमो लूमो का ट्रांजिशन, होमो लूमो में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, इसकी वजह से ही कलर शो करता है। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए व्हाई हैलोजन शोज कलर, देन रीजन इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन होमो गेट ट्रांजिट टू लूमो, राइट। Because of homo-LUMO electron transfer transition, all halogen shows color. ना अगर आपसे रीजन ये पूछा जाए कि हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ये हैलोजन के कलर डार्क क्यों होते जा रहे हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रीजन ये है। आप देखो, अगर आप फ्लोरीन ले रहे हो तो फ्लोरीन का साइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन का साइज अगर कुछ ऐसा है तो आयोडीन का साइज कुछ ऐसा है, ठीक है। आयोडीन का साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। रिमेंबर दिस वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग इट। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप होगा वो कम होता जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करोगे, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप ऑफ होमो लूमो विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज।
तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो डिक्रीजेस, राइट। अब सोचो, पहले मैं फ्लोरीन की बात करता हूं। फ्लोरीन के केस में फिर होमो लूमो में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को होमो से लूमो में जाने के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा वो हायर एनर्जी का फोटोन गेन करना पड़ेगा। अब देखो, विबग्योर में जब आगे जा रहे हो तो फोटोन का एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब वायलेट इंडिगो की तरफ जो एनर्जी होगा फोटोन का वो सबसे ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्लोरीन के केस में सिंस होमोलोमो के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ये होमोलोमो ट्रांजिशन के लिए जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा वो हायर एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और हायर एनर्जी वाला फोटोन कहां है, वायलेट एंड इंडिगो के पास है। तो अगर वायलेट इंडिगो का कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कलर कौन सा शो करेगा, कलर कौन सा शो करेगा, जो रेडिएशन एमिट होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा होगा। दैट इज व्हाई आप देखो फ्लोरीन का कलर क्या है, पेल येलो। क्लोरीन में जाओगे ये गैप थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसके आगे का मतलब आप ऐसा समझो इंडिगो और ब्लू के बीच का, मतलब इधर इंडिगो ब्लू के आसपास का कुछ कलर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो वहां पे कुछ ग्रीनिश कलर आ रहा होगा, सॉरी यहाँ का कलर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो उसमें कुछ ग्रीनिश येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। अब डायरेक्टली मूव करते हैं आयोडीन की तरफ। जब मैं आयोडीन के पास जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि होमो लूमो के बीच का एनर्जी गैप क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अगर कम हो चुका है तो वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा जिसके फोटोन का एनर्जी क्या है, कम है। तो आप देखो लोअर एनर्जी का फोटोन किधर मिलेगा, येलो ऑरेंज रेड के साइड में मिलेगा। तो अगर येलो कलर को आप बोल रहे हो कि इसका फोटोन लोअर एनर्जी का है, लेट्स से आयोडीन के केस में लोअर एनर्जी का ही फोटोन एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि होमोलोमो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर येलो कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया इन केस ऑफ आयोडीन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट इंडिगो वो आपको आयोडीन के केस में दिखाई देगा। तो दिस इज एक्चुअल फंडा फॉर द हैलोजन टू शो द कलर, एंड इनके कलर डार्क इसलिए होते जाते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बिटवीन होमोलोमो कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। और ये होमोलोमो के बीच का एनर्जी गैप क्यों डिक्रीज करता है उसके पीछे भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जो ऑर्बिटल होंगे उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि मतलब सारे हैलोजन कलर क्यों शो कर रहे हैं, इसके पीछे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। So finally this is the end of molecular orbital theory. Next class will start with molecular forces, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल एंड जितने फोर्सेस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड सो ऑन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। रेस्ट आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो जहां से भी आप करना चाहते हो, एंड देन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट डू कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड ओवर देयर, राइट। बाय बाय।